हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठाकुर इंडस्ट्रीज़। अर्जुन अपने कैबिन में बैठा अपना काम कर रहा था। तभी उसके मैनेजर ने आकर उसे बताया कि नासिक में होने वाले उनके प्रोजेक्ट के लिए उन्हें वहां पर मीटिंग के लिए जाना होगा और इस काम में 2 या 3 दिन लगेंगे। 2-3 दिन बाहर जाने का सोचकर ही अर्जुन के चेहरे पर परेशानी आ गई थी। वो मन्नत को छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जा सकता था, लेकिन मीटिंग के लिए जाना भी ज़रूरी था, तो वो कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद अलीशा उसके कैबिन में आई। उसे पता था कि नासिक में मीटिंग होने वाली है, तो उसने जानबूझकर उस प्रोजेक्ट का जिक्र किया और फिर अर्जुन को उसे भी साथ लेकर चलने के लिए कहा। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, लेकिन तुम वहां जाकर क्या करोगी अलीशा? वहां कुछ खास घूमने लायक जगह नहीं है। उसकी बात सुनकर अलीशा ने मुंह बनाया और फिर उसे देखते हुए बोली, तुम शादी के बाद बहुत बदल गए हो अर्जुन। आज तक तुमने मुझे कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया, लेकिन आज मना कर रहे हो। ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे कुछ कहूंगी नहीं। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठने लगी। उसे रूठते हुए देखकर अर्जुन को भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, तुम तो गुस्सा हो गई। ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। अब खुश? कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया तो अलीसा भी हंसी और फिर जल्दी से उसके गले लग गई। अर्जुन अपनी सीट पर बैठा था। अलीशा के इस तरह गले लगने से वो हल्का सा पीछे की तरफ झुक गया। अलीशा अभी उसके गले लगी ही हुई थी कि कैबिन का दरवाज़ा खुला और मन्नत अंदर आई। आते ही उसकी नज़र अर्जुन और अलीशा पर गई, जो फिलहाल थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में थे। दरवाज़ा खुलते देख अर्जुन ने दरवाजे की तरफ नज़र उठाई तो सामने मन्नत को देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। उसे नहीं पता था कि मन्नत आने वाली है। अलीशा अभी भी उसके गले से लगी हुई थी, क्योंकि अर्जुन के पीछे लगे विंडो ग्लास से उसने मन्नत की परछाई देख ली थी। यू आर द बेस्ट अर्जुन, आई रियली लव यू। वो अपनी बाहें उसके गले में और भी ज़्यादा ज़ोर से कसते हुए बोली। अर्जुन ने उसे खुद से हटाया और फिर मन्नत की तरफ देखते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ, तो अलीशा ने भी पलट कर दरवाजे की तरफ देखा। मन्नत को देखकर उसने अपने एक्सप्रेशन ऐसे किए जैसे वो उसे वहां पर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान है। वो थोड़ा सा अटक कर बोली, तुम यहाँ? मन्नत की नज़रें अर्जुन पर थी और उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। बड़ी ही ज़बरदस्ती से उसने अपनी आंखों में नमी को आने से रोका हुआ था। वो अर्जुन की तरफ देखते हुए धीमे से बोली, वो मैं लंच। अर्जुन उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ लाते हुए बोला, थैंक गॉड तुम लंच ले आई। मुझे सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। कहते हुए ही अर्जुन मन्नत को लेकर सोफे की तरफ बढ़ गया था। मन्नत हैरानी से उसे देख रही थी। अर्जुन के एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे थे तो अलीशा के एक्सप्रेशन कुछ और ही थे। अलीशा उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, मैं चलती हूँ, बाद में आती हूँ। कहते हुए उसने अपनी ड्रेस को थोड़ा सा ठीक किया, जो उसने अर्जुन और मन्नत का ध्यान खुद पर ना होने का फ़ायदा उठाकर थोड़ी सी ऊपर उठाई थी। मन्नत का ध्यान अब उसकी ड्रेस पर था। उसके जाने के बाद उसने वापस अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन प्यार से उसे देखते हुए बोला, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था जाना। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, मन्नत ने धीमे से कहा। अर्जुन ने हैरानी से उसे देखा और फिर उसकी तरफ झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ? कोई बात है क्या? कुछ परेशानी है तुम्हें? मन्नत ने अपना सिर ना में हिलाया। अर्जुन ने उसकी कमर को अपने हाथों से थामा और फिर उसे लिफ्ट करते हुए अपनी गोद में बिठा लिया, तो मन्नत एकदम से हैरान रह गई। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम खुद को कितनी अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए अब जल्दी से बताओ क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। कहते हुए उसने उसके गाल पर अपना हाथ रखा।
उसे किसी और के साथ देखकर मन्नत ने फिर भी खुद को संभाल लिया था, लेकिन अब नहीं संभाल पाई। उसकी आंखों में नमी आ ही गई, लेकिन जो बात उसके दिल में थी वो उसने जाहिर नहीं की। बस अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो यकीन करना सीखो जाना, क्योंकि अब से हम दोनों की किस्मत एक है। कहते हुए अर्जुन ने मन्नत के सिर से अपना सिर जोड़ दिया। उसकी गहरी गहरी सांसें मन्नत को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिन्हें महसूस कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ऑस्ट्रेलिया में अति किचन में रैना के लिए कुछ खाने का बनवा रही थी। ऑस्ट्रेलिया में अति किचन में रैना के लिए कुछ खाने का बनवा रही थी। जसन रैना के रूम में गया तो रैना उसे देखते हुए बोली, मिसेस शेखावत ठीक तो है ना? जसन ने अभी तक उसकी तरफ नहीं देखा था, लेकिन उसकी बात सुनकर उसने अपनी नज़र उसकी तरफ उठाई और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, थैंक यू आपने आज जो भी हम दोनों के लिए किया। वो अभी बोल ही रहा था कि रैना उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, प्लीज़ मुझे थैंक यू कहकर पराया मत कीजिए। आप और मिसेस शेखावत मेरे अपने ही हैं, और अगर मेरी आंखों के सामने उन्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ़ बिल्कुल नहीं कर पाती। वो भले ही कुछ भी बोल रही थी, लेकिन जब जसन ने अपने और अति दोनों के लिए हम दोनों शब्द का इस्तेमाल किया तो उसका दिल अंदर से जल उठा था। तभी अति अंदर आई और उसके साथ ही एक सर्वेंट थी, जिसने रैना के पास बेड टेबल लगाया और फिर खाना सर्व किया। अति को देखते हुए जसन उसके पास आया और फिर उसके गालों पर आए बालों को अपने हाथों से हटाते हुए बोला, तुमने कुछ खाया बेबी डॉल? आपके बिना कुछ खा सकती हूँ क्या? अति ने बड़े ही प्यार से कहा। जसन मुस्कुराया और फिर रैना की तरफ देखकर उसे खाना खाने के बाद आराम करने का बोलकर उसने अति का हाथ पकड़ा और उसे बाहर चलने का इशारा किया। अति ने भी मुस्कुराते हुए रैना की तरफ देखा और फिर दोनों वहां से बाहर आ गए। रैना उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। अति की मुस्कुराहट उसकी आंखों में चुभ रही थी। वो गुस्से से लाल होते हुए मन ही मन बोली, अति सिंह शेखावत, भले ही तुम जसन की लाइफ में कितना ही मैटर क्यों ना करती हो, लेकिन अब जसन मेरे लिए बहुत मैटर करता है, और जो मुझे चाहिए होता है वो मैं पाकर रहती हूँ। फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चाहती तो तुम्हारी जान भी ले सकती थी, लेकिन फिर उससे जसन के करीब नहीं आ पाती, इसलिए तुम्हें बचाने के चक्कर में खुद को ही चोट पहुंचा दी। आई होप इससे ही तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि मैं जसन के लिए अब कितनी पागल हूँ। कहते हुए उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में निर्भय की गाड़ी 10 स्टार डिज़ाइनर हाउस के बाहर आकर रुकी। बड़ी फुर्ती से वो अंदर आया और तारा के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर अचानक से ही उसके कदम रुके और उसने रिसेप्शन की तरफ अपना रुख कर लिया। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो तारा के कैबिन में आया। तारा अपनी आंखें बंद कर अपनी सीट से सिर लगाकर बैठी हुई थी। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसके कानों में लगे हेडफोन बता रहे थे कि वो म्यूजिक सुन रही है। ये उसका हमेशा का काम था। जब भी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था तो निर्भय ही उसके गुस्से को शांत करता था, लेकिन जब निर्भय उसके पास नहीं होता था तो वो म्यूजिक सुनती थी। अचानक ही किसी ने उसे अपनी गोद में उठाया तो वो हैरान रह गई, लेकिन उस छुअन को महसूस कर उसकी हैरानी जाती रही और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सामने निर्भय को देखने लगी, जिसने उसे अपनी गोद में उठाया हुआ था। उसे देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। निर्भय अब उसे लेकर उसकी ही जगह पर बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, तुम कब से इतनी बड़ी हो गई बबलगम कि अपने डैडी से बातें छुपाने लगी? उसकी बात सुनकर तारा समझ चुकी थी कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। उसने एक्सप्रेशन लेस होते हुए उसे देखा और बोली, शादी कर लीजिए आप।
उसकी बात सुनकर निर्भय एकदम हैरान रह गया। वो हल्का सा मुस्कुरा कर उसे देखते हुए बोला, लगता है कुछ ज़्यादा ही असर हो गया है मोम का तुम पर, इसलिए बहकी बहकी बातें करने लगी हो। पहले आप ये बताइए कि आप शादी करेंगे या नहीं, तारा ने कहा। निर्भय उसे देखते हुए बोला, अभी तुम बहुत छोटी हो बबलगम, इतनी जल्दी शादी हम नहीं कर सकते। तारा एक बार फिर से बिना किसी भाव के बोली, लेकिन आपको किसने कहा कि आपको मुझसे शादी करनी है? मैं आपको नंदनी से शादी करने के लिए कह रही हूँ। उसकी बात सुनकर निर्भय का मुस्कुराता हुआ चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसकी गुस्से से घूरती हुई नज़रें तारा खुद पर महसूस कर सकती थी, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदले। वो यूं ही उसकी तरफ देखती रही। निर्भय तारा को अपनी गोद में लिए हुए ही चेयर से उठा और फिर तारा को वापस वहां पर बिठाकर कुछ पल उसे यूं ही देखते रहने के बाद वहां से चला गया। तारा भी अपनी शांत आंखों से बस उसे जाते देखती रह गई। शेखावत मेंशन। आरजू तक्षक के कमरे में थी। तक्षक के सख्त ऑर्डर थे कि वो इसी कमरे में आराम करेगी, यहाँ से उठकर कहीं भी नहीं जाएगी। इसलिए अब तक वो आराम कर रही थी, लेकिन अब उसे यहाँ से उठना था, क्योंकि उसे कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसे वो तक्षक को तो बिल्कुल नहीं बता सकती थी। और तारा फिलहाल घर पर नहीं थी, कोई मेड भी उसके आसपास नहीं था जिसे वो बता देती। इसलिए उसने खुद ही कोशिश की और फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन अभी वो बेड से उतरकर कुछ ही कदम चली थी कि तक्षक कमरे के अंदर आया। उसे उठते हुए देखकर ही उसके गुस्से का पारा, जो अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ था, एकदम फिर से चढ़ गया और वो अपने गुस्से भरी नज़रों से आरजू को देखने लगा। आरजू उसके इस तरह से देखने से सहम रही थी, लेकिन उसने अपने कदमों को नहीं रोका। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तक्षक अभी दरवाजे पर ही खड़ा था। आरजू उसके पास से होते हुए कमरे से बाहर जाने लगी तो तक्षक ने अपना हाथ उसके पेट पर रखा और उसे वापस खींचकर घुमाते हुए उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया और फिर अपने होठों को उसके कानों के पास लाकर गुस्से भरी आवाज़ में बोला, मैंने मना किया था ना तुमसे कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी? तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती क्या? उसके अचानक ऐसे खींच लेने से आरजू एकदम से कांप उठी थी। उसका गला सूखने लगा, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को नॉर्मल किया और बोली, मुझे मेरे कमरे में जाना है। वो मुझे कहते कहते ही वो रुक गई, क्योंकि उसे जो प्रॉब्लम हो रही थी उसका जिक्र वो तक्षक के सामने नहीं कर सकती थी। तक्षक ने अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठाया और उसे वापस बेड पर लेकर आया। बेड पर उसे अच्छे से लिटाने के बाद वो उसे घूरते हुए बोला, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी स्नोफ्लेक। इसके बाद अगर तुमने मेरी किसी बात को नज़रअंदाज किया और या फिर अपनी फालतू की मर्जी चलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात कहते वक्त उसका चेहरा बेहद सख्त था। आरजू सहमी हुई उसे देख रही थी। उसके पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, जो अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। आरजू को गोद में उठाकर तक्षक ने एक बार फिर से उसे बेड पर लिटा दिया था और उसे वार्निंग दे दी थी कि अगर अब वो बेड से उठी और या फिर अपनी ही मर्जी से कुछ भी करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। आरजू सहमी हुई उसे देख रही थी। उसके पेट में दर्द हो रहा था और उसका दर्द लगातार बढ़ते जा रहा था, क्योंकि उसे उसके मंथली प्रॉब्लम शुरू हो रही थी, जिसका एहसास अभी उसे कुछ देर पहले ही हुआ। उसे इस वक्त किसी लड़की की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके पास अपने पीरियड्स के लिए कुछ भी नहीं था। पिछले महीने अति ने उसे वो सब सामान दे दिया था, लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले वो भी उसके लिए वो सब अरेंज करवाना भूल गई। अगर तारा घर पर होती तो आरजू तारा को बोल देती, लेकिन फ़िलहाल वो भी नहीं थी और आरजू के पास ना ही फ़ोन था और ना ही फ़िलहाल उसके पास कोई सर्वेंट थी। तक्षक उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। आरजू हल्का हल्का अपने होठों को भींचकर
अपने दर्द को जब्त करने की कोशिश कर रही थी। उसका हमेशा से ही था, जब भी उसे दर्द होता तो वो यूं ही अपने होठों को हल्का हल्का सा चबाते हुए अपने दर्द को सहने की कोशिश करती थी। जब से ही आरजू शेखावत मेंशन में आई थी, तब से ही तक्षक ने उसे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया था। वो उसकी हर एक छोटी छोटी बात को पहचानता था। उसके चेहरे पर झलक रहे इस दर्द को वो कैसे इग्नोर कर सकता था। लेकिन अगर वो सामने से पूछता तो आरजू से सीधे स्पष्ट जवाब की उम्मीद तो उसे बिल्कुल नहीं थी। इसलिए उसने उससे कुछ नहीं पूछा, बस यूं ही कमरे में उसके आसपास घूमता रहा। कभी अपने कबर्ड में से कुछ निकालता तो कभी किसी ड्रॉअर में कुछ उठाकर रख देता। आरजू उसे देख रही थी। वो रूम से बाहर जाए तो ही वो दोबारा रूम से बाहर जाने की कोशिश कर सकती थी और अपने लिए कुछ अरेंज कर सकती थी। लेकिन जिस तरह से तक्षक देर कर रहा था, उसे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ना सिर्फ उसका दर्द बल्कि किसी भी वक्त उसे वो ब्लीडिंग भी शुरू भी होने वाली थी। क्रैम्प की वजह से उसकी हालत बुरी होने वाली थी, क्योंकि आरजू को उसके पीरियड नॉर्मल बिल्कुल नहीं आते थे। उसे बहुत ज़्यादा पेन होता था। ज़बरदस्ती इंटीमेसी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी और जिस तरह के ट्रॉमा से वो गुज़र रही थी, उसके बाद उसके हार्मोन्स और फिज़िकली भी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। इसलिए वो चाहती थी कि तक्षक जल्दी से वहाँ से चला जाए, ताकि उसकी इस हालत में उसे तक्षक का सामना ही नहीं करना पड़े, वरना उसे दर्द में देखकर वो उससे दूर तो बिल्कुल नहीं रहने वाला था। लेकिन तक्षक तो कमरे से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो वहीं पर सोफे पर जाकर बैठ गया और अपना लैपटॉप ऑन कर उस पर काम करने लग गया। अब तो आरजू की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। उसे नीचे से वेट फील होना शुरू हो चुका था। उसने अपने पेट पर भी अपना हाथ रख लिया, क्योंकि अब दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। वो करवट भी नहीं ले सकती थी। उसने पूरी कोशिश की कि अपने दर्द को बर्दाश्त कर सके, लेकिन जब नहीं हुआ तो दर्द से करहा उठी और उसके करहाने की आवाज़ सुनकर तक्षक ने झट से नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके पेट पर रखे हुए उसके हाथों को देखकर वो जल्दी से अपनी जगह से उठा और उसके पास आया। आरजू अब और भी ज़्यादा दर्द से करहा रही थी। उसने अपने पेट को बेहद कस कर पकड़ा हुआ था। तक्षक ने उसे यूं देखा तो जल्दी से उस पर झुका और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, क्या हुआ स्नोफ्लेक? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? तुम रो क्यों रही हो? दर्द की वजह से आरजू की आंखों में आंसू आ गए थे और उन आंसुओं को देखकर तक्षक बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुका था। आरजू ने उसकी तरफ देखा और धीमे से बोली, प्लीज़ किसी को बुला दीजिए। किसी को बुला दीजिए? तक्षक ने हैरानी से कहा और फिर गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या स्नोफ्लेक? अभी भी तुम्हें किसी और की ज़रूरत है? मुझे बताओ ना, तुम्हें क्या हुआ? दर्द हो रहा है? पेट में दर्द हो रहा है? रुको, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए ही उसने अपनी जेब में से अपना फ़ोन निकाल लिया था। आरजू ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है तक्षक जी, बस आप किसी और को बुला दीजिए। अब तक्षक को उस पर गुस्सा ही नहीं बल्कि झल्लाहट भी हो रही थी। वो उसे देखते हुए बोला, आर यू सीरियस स्नोफ्लेक? तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस हालत में देखकर मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा और किसी और को बुलाऊंगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। मुझे जल्दी बताओ, तुम्हें दर्द कहाँ हो रहा है? मैं आपको नहीं बता सकती तक्षक जी, प्लीज़ किसी और को। वो अभी बोल ही रही थी कि तक्षक गुस्से से उसके बात बीच में ही काटते हुए बोला, ठीक है, तुम मुझे नहीं बता सकती तो मत बताओ, अब तुम डॉक्टर को ही बताना। कहते हुए उसने अपना फ़ोन एक बार फिर से अपने हाथों में लिया तो आरजू ने जल्दी से उसके हाथों से उसका फ़ोन लिया और बोली, मुझे पीरियड्स आए हैं। इतना कहकर वो चुप हो गई और अपनी नज़रें झुकाए रोने लगी। तक्षक उसकी बात सुनकर कुछ देर उसे देखता ही रह गया
उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आरजू को ये प्रॉब्लम होगी। आरजू अभी भी दर्द से करहा रही थी, लेकिन अब तक्षक उसको देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपनी जगह से खड़ा होकर कमरे से बाहर आया। वो सोच रहा था, सच में उसकी स्नोफ्लेक कितनी मासूम है, इतनी सी बात कहने में इतना वक्त लगा दिया। उसने फ़ोन पर कुछ सामान मंगवाया और फिर वापस कमरे में आकर आरजू के पास आया। आरजू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। वो बड़ी मुश्किल से बोली, प्लीज़ किसी को मेरी मदद के लिए बुला दीजिए। तक्षक ने उसके पास बैठकर उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी और की क्या ज़रूरत है स्नोफ्लेक। तुम्हारी हर प्रॉब्लम में मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। कहते हुए उसके चेहरे पर झुककर उसके माथे को हल्का सा चूम लिया। आरजू अपनी छोटी छोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए उसे देख रही थी। उसके हाथ अभी भी उसके पेट पर थे, लेकिन अब तक्षक ने भी अपना दूसरा हाथ उसके पेट पर रखा और उसके पेट को हल्का हल्का सहलाने लगा। आरजू दर्द से करहा रही थी, लेकिन तक्षक का हाथ अपने पेट पर महसूस कर उसे ना जाने क्यों सुकून मिल रहा था। अपनी नमी से भरी आंखों से वो तक्षक की तरफ देख रही थी। तक्षक बड़े ही प्यार से उसके पेट को सहलाते हुए बोला, बस कुछ देर और ये दर्द बर्दाश्त कर लो स्नोफ्लेक। आगे से मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि इस वक्त पर तुम्हारे पास हर एक चीज़ अवेलेबल हो। कहते हुए वो आरजू की तरफ देख रहा था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। सामने एक मेड को देखकर आरजू ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद मेड उसकी मदद के लिए आई है, लेकिन तक्षक खुद उसके पास गया तो वो थोड़ा हैरान हुई। उस मेड के हाथों में हॉट वाटर बैग था। उसने वो बैग तक्षक को दिया और फिर वहाँ से चली गई, तो आरजू बस उसे जाते देखती रह गई। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक तक्षक ने उसे भेज दिया था। वो उस हॉट वाटर बैग को आरजू के पास लेकर आया और फिर उसके पेट पर रख कर धीरे धीरे उसे बार बार इधर उधर करने लगा। आरजू उसे देख रही थी। तक्षक ने उसे हल्का सा उठा कर बिठा दिया था। आरजू ने अपने हाथ से उसके हाथ को रोकना चाहा, लेकिन तक्षक ने उसके हाथ को अपने दूसरे हाथ में थाम लिया और फिर खुद उस बैग से उसके पेट पर सिकाई करने लगा। आरजू अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी नज़रें लगातार तक्षक के चेहरे पर बनी हुई थी और इस वक्त जो वो महसूस कर रही थी वो इस इबादत के वो रूहानी एहसास थे, सिर्फ पाक मोहब्बत में ही महसूस किए जा सकते हैं। जहाँ एक तरफ उसका दिल तक्षक के प्यार को महसूस कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक और प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी थी। उसके पेट को तो तक्षक ने किसी तरह दर्द से हल्की सी राहत दे दी थी, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी उसकी ब्लीडिंग, जो शुरू हो चुकी थी। लेकिन इस वक्त उसने कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ था और वो महसूस कर सकती थी कि ना सिर्फ उसके कपड़े बल्कि बेडशीट भी ख़राब हो चुकी है। ये सोच सोच कर उसे शर्म भी आ रही थी और रोना भी। कुछ देर बाद दरवाज़ा एक बार फिर से नॉक हुआ तो तक्षक से पहले आरजू ने दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ पर एक लड़का खड़ा था जिसे आरजू नहीं जानती थी। वह हैरानी से उसे देख रही थी। उसने खुद को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की, क्योंकि उसका हुलिया काफ़ी बिगड़ा हुआ था। तक्षक उसकी तरफ गया। वो लड़का तक्षक का पर्सनल असिस्टेंट था। उसके हाथों में एक बहुत बड़ा बैग था। तक्षक ने उस बैग को लिया और फिर दरवाज़ा बंद कर अंदर आया। आरजू हैरानी से उसे देख रही थी। तक्षक ने उस बैग को बेड पर खाली किया और आरजू की तरफ देखने लगा। आरजू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अगर शर्म से डूबना इस वक्त पॉसिबल होता तो वो 1000 डुबकी लगाकर कब की मर भी गई होती। उसके सामने पीरियड्स में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज़ रखी थी। पीरियड पैंट्स, पैड्स, टैम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स, मेंस्ट्रुअल स्पॉन्ज और रीयूजेबल पैंट्स।
उन सब सामान को देखकर आरजू एकदम हक्की बक्की रह गई। उनमें से आधा तो आज तक आरजू ने देखा भी नहीं था। अब उसे तक्षक को देखने में भी शर्म आ रही थी। उसने अपना चेहरा झुका लिया। तक्षक उसकी तरफ देखते हुए बोला, इनमें से क्या चाहिए तुम्हें? आरजू का गला सूख रहा था। वो बस उसे देखते ही रह गई। तभी अचानक से उसे क्रैम्प महसूस हुआ, तो वो जल्दी से अपने पेट पर हाथ रख दर्द से कराहने लगी। तक्षक जल्दी से उसके पास आया और फिर उसे अपनी बाहों में हल्का सा उठाते हुए अपनी गोद में लेकर बैठ गया। आरजू एकदम हैरान रह गई, क्योंकि उसकी हालत नहीं थी हाथ लगाने लायक भी, और तक्षक ने तो उसे अपनी गोद में ही बिठा लिया था। जबकि उसे गोद में उठाते ही तक्षक को सब समझ आ गया, लेकिन फिर भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। आरजू ने अपना चेहरा उसकी तरफ उठाया और फिर बोली, मेरे कपड़े खराब। तक्षक उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, डोंट वरी स्नोफ्लेक, सब साफ हो जाएगा। आरजू उसे देखती ही रह गई। हमेशा से उसने उसकी तुलना कीचड़, गंध और ना जाने क्या क्या शब्दों से करने वाले लोगों को देखा था, लेकिन आज तक्षक ने उसके लिए खुद को ही गंदा कर लिया था। वो उस पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी। दर्द अभी भी उसे बेइंतहा हो रहा था, लेकिन वो दर्द तक्षक को देखने की वजह से ना जाने कहाँ ही गायब हो गया था। तक्षक ने हीटिंग पैड उठाया और फिर उसके पेट पर रखते हुए बोला, कुछ देर यूं ही रहो, जब थोड़ा सा पेट को दर्द से आराम मिलेगा तो जाकर चेंज कर लेंगे। आरजू उसे देखते हुए उसकी बात को मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। चेंज कर लेंगे से उसका क्या मतलब था? लेकिन तक्षक का सारा ध्यान फिलहाल उसके पेट की सिकाई करने पर था। वो लगातार उसके पेट पर वो हीटिंग पैड रखते हुए उसकी सिकाई कर रहा था और आरजू लगातार उसे देख रही थी। दोनों के बीच अब शब्द बिल्कुल मौन हो चुके थे। गहरी सांसें और गहरे एहसास दोनों ने ही शोर मचाया हुआ था। कुछ देर बाद तक्षक उसे देखते हुए बोला, अब तुम्हें ठीक महसूस हो रहा है? आरजू ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखती रही। तक्षक ने अब अपना दूसरा हाथ उसके गाल पर रखा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बताओ ना स्नोफ्लेक, तुम ठीक हो ना? अब ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर को फ़ोन करूं क्या? आरजू ने अपना सिर ना में हिलाया, क्योंकि उसे जो दर्द हो रहा था वो डॉक्टर से ठीक नहीं होने वाला था। क्रैम्प तो उसे हमेशा से ही बहुत ज़्यादा होते थे। तक्षक उसे देखते हुए बोला, अगर तुम ठीक महसूस कर रही हो तो क्या कपड़े चेंज करने बाथरूम में चले? अब आरजू ने उसे देखते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली। तक्षक हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे मत देखो। अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा या तुम्हें एक पल के लिए अकेला छोड़ दूंगा, तो तुम गलत हो। आई वाना बी विद यू। कहते हुए उसने अपना चेहरा आरजू के चेहरे पर झुका लिया और उसके सिर से अपना सिर जोड़ दिया। आरजू ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करने से आंखों में ठहरी नमी नहीं बंद हो जाती, वो आंखों के कोरों से बह ही निकली। अब तक्षक ने उसे अच्छे से अपनी बाहों में लिया और फिर उसे संभाल कर उठाते हुए बेड से खड़ा हुआ। आरजू ने अपनी आंखें बंद रखी और अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट ली। तक्षक उसे अपनी गोद में उठाए हुए वॉशरूम में लेकर आ गया और फिर उसे गोद से उतारते हुए वहां पर शावर के नीचे लेकर खड़ा हो गया। भले ही उसने उसे अपनी गोद से उतार दिया था, लेकिन अपनी बाहों से आज़ाद नहीं किया था। उसने अभी भी उसे अपनी बाहों में ही भर रखा था। दोनों के ही कपड़ों पर ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे। तक्षक ने वार्म वाटर का शावर ऑन किया और फिर उसे अपनी बाहों में लेकर भीगने लगा। वो आरजू को रिलैक्स फील करवाना चाहता था। आरजू ने अपना चेहरा और अपनी नज़रें दोनों ही झुका रखे थे। आरजू खुद पर हल्का हल्का गर्म पानी गिरते हुए महसूस कर उसे सच में अच्छा लग रहा था। कुछ देर उसे यूं ही शावर के नीचे लेकर खड़े रहने के बाद अब तक्षक ने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे। उसके हाथों को खुद पर महसूस कर
आरजू ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका दिल ज़ोरों से धक धक करने लगा था। तक्षक ने उसे अपने थोड़ा सा करीब किया और फिर अपने हाथ उसकी पीठ पर रख दिए तो आरजू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तक्षक उसके कपड़े उतारने वाला था। वो अपनी जगह पर एकदम बर्फ सी जम गई। तक्षक ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए उसके कुर्ते की जिप खोली। आरजू ने अपने हाथों को तक्षक के सीने पर रखकर मुट्ठी जोर से कस ली। वो बुरी तरह से कांपने लगी थी। तक्षक उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, डोंट वरी स्नोफ्लेक, जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। तक्षक सिंह शेखावत तुम्हारी रूह को छूना चाहता है, जिस्म को नहीं। उसकी बात सुनकर आरजू ने अपने हाथ ढीले छोड़ दिए और अपने चेहरे को तक्षक के सीने पर रख दिया। तक्षक ने उसकी जिद अच्छी तरह से खोली और फिर उसके कंधों से उसके कपड़ों को सरकाते हुए उसके ऊपर के कपड़े निकाल दिए। आरजू को अभी भी बहुत दर्द महसूस हो रहा था, जो तक्षक भी उसके चेहरे को देखते हुए महसूस कर सकता था। तक्षक ने उसकी ऊपरी बॉडी पर टॉवल रखा और फिर उसे देखते हुए बोला, मैं अभी आया। कहते हुए वो बाहर की तरफ जा रहा था। आरजू समझ चुकी थी कि वो बाहर क्यों जा रहा है, क्योंकि वो उसे अपनी गोद में उठाकर लेकर आया था, तो बाकी का सामान वहीं बेड पर रह गया था। तक्षक गीले कपड़ों के साथ ही बेड के पास आया और फिर बेड पर रखे हुए सामान की तरफ देखने लगा। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि आरजू इनमें से क्या चीज़ इस्तेमाल करती होगी, लेकिन फिर भी उसने अपने ही अंदाजे से मेंस्ट्रुअल कप उठा लिए थे, क्योंकि उसके हिसाब से वो ज़्यादा सेफ और हाइजेनिक थे। वो जल्दी से वापस बाथरूम में आकर आरजू के पास आया। आरजू ने बड़ी मुश्किल से अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और उसे देखते ही उसकी नज़र उसके हाथों में पकड़े हुए सामान की तरफ गई तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें खिंच गई, क्योंकि आज तक उसने कभी भी मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल नहीं किए थे। वो हमेशा पैड का इस्तेमाल करती आई थी। उसे नहीं पता था कि मेंस्ट्रुअल कप किस तरह से यूज़ करते हैं। तक्षक ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ सामान शेल्फ पर रखा और फिर हल्का सा आरजू पर झुककर उसके बाकी के कपड़े उतार दिए। वो महसूस कर सकता था कि आरजू कितना लो फील कर रही है। उसकी बॉडी पूरी तरह से शिवर कर रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये शिवरिंग ज़्यादा बढ़ क्यों गई। आरजू सोच रही थी कि वो तक्षक को मेंस्ट्रुअल कप के बारे में कैसे रोके। तक्षक ने अब उसे एक टी शर्ट पहनाई और फिर उसके मेंस्ट्रुअल कप को उसकी तरफ बढ़ाया तो आरजू जल्दी से बोली, वो मैं ये सब। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तक्षक उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ स्नोफ्लेक, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो मैं ये इस्तेमाल, मेरा मतलब है मैंने कभी। वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही थी। तक्षक ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बड़े प्यार से उसे देखते हुए बोला, अब बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? आरजू अपनी नज़रें झुकाए हुए बोली, मैंने कभी इन्हें इस्तेमाल नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब। तक्षक हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, लेकिन ये ज़्यादा सेफ और हाइजेनिक है, वो सब सेफ नहीं है। आरजू ने हल्की सी अपनी नज़रें उठाई, लेकिन तक्षक से अपनी नज़रें मिलाई नहीं। वो धीमे से बोली, पर मुझे ये इस्तेमाल करना नहीं आता। कहते वक्त उसके चेहरे पर मासूमियत और बेचारगी दोनों ही थी। तक्षक ने अब उसके हाथों को अपने कंधों पर रखा और बोला, खुद को मुझ पर छोड़ दो। आरजू उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई। उसे लगा शायद तक्षक ये कह रहा है कि वो उसे उस कप को इस्तेमाल करने के बारे में बताएगा, इसलिए उसने अपने हाथ तक्षक के कंधे पर आराम से रख दिए। तक्षक उसे देखते हुए बोला, अब नॉर्मल सांस लो और खुद को पूरी तरह से मुझ पर ढीला छोड़ दो। आरजू ने अब सवालिया नज़रों के साथ उसकी तरफ देखा, लेकिन जैसे तक्षक ने कहा था वैसे उसने खुद को हल्का सा उस पर झुकाकर बिल्कुल ढीला छोड़ दिया।
तक्षक ने अपने हाथ में उस मेंस्ट्रुअल कप को पकड़ा और फिर अपना हाथ नीचे की तरफ ले गया। आरजू एकदम से हैरान रह गई। उसने अपना हाथ हटाना चाहा तो तक्षक ने अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ को रोका और बोला, रिलैक्स स्नोफ्लेक। कहते हुए उसकी खुद की सांसें बेहद गहरी हो चुकी थी। आरजू उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। उसे देखते हुए उसने खुद को उस पर ढीला छोड़ दिया। आज वो खुद भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। तक्षक हल्का सा अपना हाथ और नीचे लेकर गया और फिर उसने उस मेंस्ट्रुअल कप को आरजू की बॉडी में इंसर्ट कर दिया। उसने ये सब इतनी जल्दी से किया कि आरजू ना इसे रोक पाई ना कुछ सोच पाई। वो खुद पर तक्षक का हाथ महसूस कर एकदम से कांप उठी। उसे खुद में एक करंट दौड़ता सा महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल वो हैरानी से तक्षक को देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच में वो कप उसके अंदर चला गया। उसकी धड़कनें बेतहाशा दौड़ रही थी। अपनी बॉडी पर उस तरह से तक्षक के हाथ महसूस करना वो सोच भी नहीं सकती थी। तक्षक उसकी सवालिया नज़रों को समझ सकता था। उसने उसे नीचे शॉर्ट्स पहनाए और फिर बोला, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आरजू का चेहरा गुलाबी हो उठा। अब उसे और भी ज़्यादा शर्म आ रही थी। पहले वो इतना नहीं सोच रही थी, लेकिन अब अचानक से ही वो शर्म में डूबने लगी थी। वो हल्का सा तक्षक के पीछे की तरफ हटी तो उसके पेट में एक बार फिर से क्रैम्प उठा और उसकी वो करहाने की आवाज़ सुनकर तक्षक ने अब उसे अपनी गोद में उठा लिया। इस वक्त आरजू ने एक लॉन्ग टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। अगर वो शर्ट नहीं भी पहनती तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज आरजू ने पहली बार इस तरह के कपड़े पहने थे। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और ऊपर से वो तक्षक की बाहों में थी और ना जाने कब से वो दोनों क्या ही कर रहे थे। तक्षक उसे अपनी गोद में उठाए बाहर रूम में आया और फिर उसे लेकर सोफे की तरफ बढ़ गया। उसे आराम से काउच पर बिठाने के बाद तक्षक बेड की तरफ गया और फिर बेड शीट वगैरह चेंज कर उसने बकेट में डाला और फिर खुद भी कपड़े पहनकर वापस सोफे की तरफ आया। अब उसने एक बार फिर से आरजू को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर आ गया। आरजू उसे देखते हुए बोली, मैं पहले से काफ़ी ठीक हूँ, अब आप जा सकते हैं। मुझे कहाँ जाना है? तक्षक आरजू की तरफ देखते हुए बोला। आरजू हल्का सा झेंप गई। वो अपनी नज़रें चुराते हुए बोली, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? तक्षक उसे अपनी गोद में लेकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं ऑफिस जाऊंगा? स्नोफ्लेक, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे बस मेरी स्नोफ्लेक के पास रहना है। कहते हुए उसने उस हीटिंग पैड को एक बार फिर से उठाया और आरजू के पेट पर रख दिया। आरजू अभी कुछ कहने ही वाली थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। शायद दरवाज़ा पहले भी नॉक हुआ था, लेकिन दोनों बाथरूम में थे इसलिए उन्हें सुनाई नहीं दिया। तक्षक ने आराम से आरजू को बेड पर बिठाया और फिर दरवाजे पर गया। बाहर एक सर्वेंट था जिसके हाथों में एक ट्रे थी। उस ट्रे को लेकर तक्षक अंदर आया और फिर आरजू के पास बेड पर आया। उसने उसको साइड टेबल पर रखा। उस ट्रे में वेजिटेबल और पनीर सैलेड, पपाया सैलेड, डार्क चॉकलेट और अदरक वाली चाय थी। आरजू बस उसे देखती ही रह गई। तक्षक पहले खुद बेड पर बैठा और फिर आरजू को उसके कमर से पकड़कर वापस अपनी गोद में बिठाते हुए उसने चाय का कप उठाया और फिर उसके होठों के पास लेकर आया। आरजू सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। तक्षक उसे देखते हुए बोला, पीरियड्स में अदरक की चाय पीना अच्छा होता है। तुम पियोगी तो तुम्हें बेटर फील होगा। आरजू कुछ पल उसे देखती रही और फिर चाय की तरफ देखकर मुंह बिगाड़ते हुए उसने अपना सिर वापस तक्षक के सीने पर रख दिया तो तक्षक समझ गया कि उसका चाय पीने का मन बिल्कुल नहीं है। उसने चाय का कप वापस रखा और फिर ट्रे में रखी हुई डार्क चॉकलेट उठाई।
चॉकलेट को देखकर आरजू की आंखों में चमक आ गई। तक्षक की नज़रें उसके चेहरे पर ही थी और आज पहली बार उसने आरजू पर नॉर्मल लड़कियों की तरह कुछ एक्सप्रेशन देखे थे। उसने उस चॉकलेट को आरजू की तरफ बढ़ाया तो आरजू ने भी जल्दी से उसके हाथों से चॉकलेट लेनी चाही, लेकिन तभी तक्षक ने अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया और बोला, ना ना ना, ऐसे नहीं स्नोफ्लेक, इतनी आसानी से तुम्हें ये चॉकलेट नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर आरजू ने अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए उसकी तरफ देखा। तक्षक तो उसकी इस अदा का कायल ही हो गया। चॉकलेट तो क्या, अगर आरजू उसका दिल भी मांगती तो वो एक पल में अपने सीने से निकाल कर दे देता, पर फिलहाल उसने खुद को कंट्रोल में रखा और आरजू की तरफ देखते हुए बोला, स्नोफ्लेक, इतनी जल्दी तुम्हें ये चॉकलेट नहीं मिलेगी, इससे पहले तुम्हें कुछ करना होगा। आरजू ने उसे घूर कर देखा तो तक्षक मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं, चॉकलेट के बदले वो सब डिमांड नहीं करूँगा, रोमांस हम शादी के बाद ही करेंगे। अब आरजू ने उसे और भी ज़्यादा घूर कर देखा। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तक्षक उससे ऐसी डिमांड करेगा। वो तो बस थोड़ा सा सोच रही थी, मतलब किस तक, क्योंकि उसे अपनी बात कहते वक्त तक्षक अपने होठों पर अपनी जीभ चला रहा था, जो इसी तरफ इशारा कर रहा था कि तक्षक को उससे किस चाहिए। लेकिन वो अब अपनी ही सोच पर झेप गई। तक्षक उसे देखते हुए बोला, मैं तुम्हें ये चॉकलेट दे दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें ये फ्रूट सैलेड ख़त्म करना होगा। कहते हुए तक्षक ने ट्रे में रखा हुआ फ्रूट सैलेड का बाउल उठाया और आरजू के आगे बढ़ाया। आरजू ने चिढ़कर उसे देखा, क्योंकि उसका मन फिलहाल कुछ भी खाने का नहीं था। पीरियड्स में उसे हमेशा मूड स्विंग्स होते थे। हालांकि पहले कभी इन मूड स्विंग्स को समझने और इन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। पीरियड्स में वो खाना बिल्कुल नहीं खाती थी और किसी को इस बात की फिक्र भी नहीं होती थी, लेकिन अब तक्षक को अपनी इतनी केयर करते देख उसे पहली बार ऐसा लग रहा था कि हाँ, वो भी एक लड़की है जिसे किसी की केयर, किसी की अटेंशन मिलनी चाहिए। उसका मुंह बनता हुआ देख तक्षक बोला, अगर तुमने इस फ्रूट सैलेड को नहीं खाया तो चॉकलेट तो बिल्कुल भूल जाना, उसके बाद बारी उस वेजिटेबल सैलेड की होगी। कहते हुए तक्षक ने ट्रे की तरफ देखा। उसकी नज़रों का पीछा कर आरजू ने भी अपना चेहरा घुमाकर ट्रे में रखी हुई वेजिटेबल सैलेड को देखा। कच्ची सब्जियां खाने से बेहतर तो उसे फ्रूट खाना ही लगा, इसलिए उसने अपना बनता हुआ मुंह एकदम से नॉर्मल कर दिया। तक्षक उसकी इस हरकत पर मुस्कुराया और फिर फोक से उसे फ्रूट सैलेड खिलाने लगा। आरजू का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने तक्षक के हाथों से वो फ्रूट सैलेड खा लिया। उसकी नज़रें तक्षक के चेहरे पर थी और आज ऐसा पहली बार हो रहा था कि आरजू उसे देख रही थी, लेकिन तक्षक उसे बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। उसकी वजह आरजू नहीं जानती थी, जबकि इसकी वजह थी तक्षक का खुद का बिहेवियर। आज तक तक्षक किसी को छूने से भी डरता था। उसे एलर्जी थी किसी पराये को छूने से भी। अगर कोई उसे गलती से भी छू लेता तो वो खुद को ही रगड़ रगड़ कर पागल हो जाता था। किसी सर्वेंट के हाथ से उसने कभी खाना भी नहीं खाया था और आज उसने जो किया था उसके बाद उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन दिल के एहसास और आरजू के लिए उसके प्यार के आगे वो सब कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे आरजू ने पूरी फ्रूट सैलेड ख़त्म कर दी तो तक्षक ने उस बाउल को वापस टेबल पर रखा और फिर वहाँ से चॉकलेट उठाकर उसके आगे बढ़ा दी। आरजू ने भी जल्दी से उस चॉकलेट को अपने हाथों में लिया और उसे खोलकर खाने लगी। ये चॉकलेट उसे सच में बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसने इस चॉकलेट को बहुत बार देखा था, लेकिन कभी खाई नहीं थी, पर इस चॉकलेट को देखकर उसका बहुत बार मन करता था कि वो खाए, पर कभी खा नहीं पाई। तक्षक मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। चॉकलेट खाते वक्त थोड़ी सी चॉकलेट आरजू के होठों के आसपास लग गई, तो चॉकलेट ख़त्म करने के बाद आरजू ने उसे अपने हाथों से साफ करना चाहा, लेकिन उसके हाथ उसके होठों को छूते उससे पहले ही तक्षक ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसके होठों पर अपनी नज़र टिका दी थी।
उसकी नज़रों को खुद के होठों पर महसूस कर आरजू के गाल गर्म होने लगे और उसकी सांसें भी थोड़ी गहरी हो गई। दिल की धड़कनों का शोर तक्षक को बाहर तक सुनाई दे रहा था। वो लगातार उसके चेहरे को देख रहा था और जब उसकी नज़रों की तपिश हद से ज़्यादा बढ़ गई तो आरजू ने अपनी नज़रें झुका ली। उसकी नज़रें झुकते ही तक्षक पूरी तरह से उसके चेहरे पर झुक गया और अगले ही पल उसके होंठ आरजू के होंठों पर थे और उसके होंठों पर लगी हुई चॉकलेट को लिक कर रहे थे। आरजू एकदम से सिहर उठी। उसने अपना हाथ तक्षक के कंधे पर रख दिया। तक्षक ने अपने होठों से उस पूरी चॉकलेट को साफ कर दिया था, लेकिन उस चॉकलेट को साफ करने के बावजूद भी उसने आरजू के होठों को छोड़ा नहीं। अब वो उसके होठों को चूम रहा था। आरजू ने अपने होठों को दबा रखा था, लेकिन तक्षक के होठ जिस तरह से उसके होठों पर चल रहे थे वो ज़्यादा देर तक अपने होठों को बंद नहीं रख पाई और हल्का सा उन्हें खोलकर तक्षक के होठों को खुद पर चलने की इजाज़त देने लगी। उसके होठों के खुलते ही तक्षक ने अब उसे और ज़्यादा डीप किस करना शुरू कर दिया था। आज ये उन दोनों की पहली किस थी और उनकी पहली किस ही उन दोनों के बीच उन दोनों की इजाज़त से हो रही थी। धीरे धीरे आरजू ने भी उसे किस करना शुरू किया तो तक्षक भी और ज़्यादा शिद्दत से उसे चूमने लगा। उसने अपने कंधे पर रखे हुए आरजू के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और नीचे बेड की तरफ कर दिया। वो लगातार उसके हाथ को भी कसते जा रहा था और उसके होठों को भी अपने होठों से किस किए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर इंडस्ट्रीज़। मन्नत अर्जुन के कैबिन में बैठी थी और अर्जुन मीटिंग हॉल में था। मन्नत कब का उसे खाना खिलाकर फ्री हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन ने उसे जाने की इजाज़त नहीं दी थी। उसी वक्त उसकी मीटिंग का टाइम हो गया तो अर्जुन जल्दी में वहाँ चला गया, उसे ये कहकर कि वो थोड़ी देर में ही वापस आ रहा है, लेकिन उसे गए लगभग 1 घंटा हो चुका था। मन्नत वहीं पर उसका इंतज़ार कर रही थी। वो यूं ही कैबिन में घूमते घूमते उसके टेबल के पास आई और फिर उसकी चेयर को देखने लगी। उसकी चेयर पर अपना हाथ लगाते हुए उसे अर्जुन की छुअन महसूस हो रही थी। तभी उसका ध्यान सामने लैपटॉप पर गया। उसने लैपटॉप को भी छू कर देखा तो अचानक से डिस्प्ले ऑन हो गई। डिस्प्ले को देखते हुए मन्नत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और दुनिया जहां का नूर उसके चेहरे पर बिखर गया। सामने लैपटॉप पर उसकी और अर्जुन की तस्वीर लगी हुई थी, जो वो जानती भी नहीं थी कि अर्जुन ने कब ली। पर उस तस्वीर में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मन्नत का हाथ उसके कंधे पर था। उस पिक्चर को देखते हुए वो मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी उंगलियां लैपटॉप के डिस्प्ले पर रखी और फिर अर्जुन को महसूस करने लगी। उसी वक्त कैबिन का दरवाज़ा खुला और अर्जुन अंदर आया। मन्नत ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अर्जुन उसे देखते हुए मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि मन्नत क्या देख रही थी। मीटिंग हॉल से निकलते हुए अपने कैबिन तक आते आते अर्जुन अपने फ़ोन की तरफ ही देख रहा था, जिसमें उसके कैबिन का लाइव कैमरा चल रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 1 घंटे से मन्नत जो कुछ भी कर रही थी वो अर्जुन देख रहा था और बार बार घूम फिर कर मन्नत बार बार कैबिन के दरवाजे की तरफ ही देख रही थी और फिर कुछ सोचते हुए अपने आप ही मुस्कुराने लगती और उसे मुस्कुराते हुए देख मीटिंग हॉल में बैठा हुआ अर्जुन मुस्कुरा रहा था। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, सॉरी जाना, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन मीटिंग थोड़ी ज़रूरी थी। कहते हुए वो उसके करीब आ चुका था और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रख कर उसके बिल्कुल पास खड़ा था। मन्नत की सांसें एकदम तेज़ी से बढ़ गई। वो अपनी नज़रें झुकाते हुए बोली, कोई बात नहीं, अब मैं घर जाऊं? नहीं, अर्जुन बोला। नहीं सुनकर मन्नत ने झट से नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल अर्जुन साफ पढ़ सकता था। वो उसकी पीठ पर अपने हाथ रखकर हल्का सा उसे खींचते हुए बोला, आज तुम मेरे साथ घर जाओगी? मन्नत बोली, पर आपको तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा ना, अभी तो सिर्फ शाम के 6 बजे हैं, आप तो 8 बजे घर आते हैं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला,
अच्छा तो मेरी जाना मेरे आने जाने के वक्त पर भी ध्यान रखती है। मन्नत उसकी बात सुनकर शर्मा गई। अब वो उसे क्या बताती कि उसके जाने के वक्त पर मन्नत चाहती है कि वो वक्त कभी आए ही ना, और उसके आने के वक्त पर वो एक एक पल उसके इंतज़ार में बिताती है। वक्त हुआ तो नहीं, लेकिन अपनी बीवी के साथ वक्त बिताने के लिए मुझे वक्त का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, अर्जुन ने कहा। उसकी बात सुनकर मन्नत हैरानी से उसे देख रही थी, तो अर्जुन ने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलें। मन्नत के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अर्जुन और मन्नत कैबिन से बाहर निकल रहे थे कि आलिशा कैबिन के दरवाजे पर आई। मन्नत को वहाँ पर देखकर वो बोली, तुम अभी तक यहाँ पर हो? मुझे लगा शायद चली गई होगी। मैं और अर्जुन साथ में ही घर जाते हैं, तो सोचा आज थोड़ी जल्दी ऑफिस से निकल जाएं। थोड़ा वक्त भी साथ में स्पेंड हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मन्नत अभी उसे देख ही रही थी। वो जानती थी दोनों एक साथ ऑफिस आते हैं और एक साथ ही घर जाते हैं, लेकिन अब जिस तरह से आलिशा बोल रही थी, उसे इस बात पर भी अब बेचैनी सी होने लगी थी। अर्जुन आलिशा की बात सुनकर मुस्कुराया और फिर मन्नत की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए बोला, सॉरी, आज मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि आज मुझे मेरी जाना के साथ थोड़ा वक्त बिताना है। उसकी बात सुनकर आलिशा के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को नॉर्मल किया और मुस्कुराते हुए बोली, वाई नॉट, हैव ए गुड टाइम, कहकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ पर चली गई। उसकी बातों का तो पता नहीं, लेकिन जिस तरह से अर्जुन ने उसे अपने करीब खींचा था और उसके साथ वक्त बिताने के लिए कहा था, मन्नत उसकी बातों से ज़रूर शर्माने लगी थी। उसे शर्माते हुए देख अर्जुन ने उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, वैसे तो मेरा मन तुम्हारे साथ बाहर बिताने का था, लेकिन जिस तरह से तुम शर्मा रही हो, मेरा मन कर रहा है तुम्हें वापस कैबिन में ले जाऊं। उसकी बात सुनकर मन्नत और भी ज़्यादा शर्माने लगी। उफ, अर्जुन ने उसे देखते हुए कहा। मन्नत ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, आप मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब जब तुमने इल्ज़ाम लगा ही दिया है, तो परेशान भी कर ही लिया जाए, कहकर अर्जुन मुस्कुराया और फिर उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ गया। दोनों लिफ्ट से होते हुए पार्किंग एरिया में आए। अर्जुन ने जल्दी से मन्नत के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, तो मन्नत अंदर बैठ गई। इसके बाद अर्जुन भी ड्राइविंग सीट पर आया और फिर उनकी गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी और उतनी ही स्पीड से मन्नत की धड़कनें भी दौड़ रही थी।